Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel for all subjects of all classes. Please like, comment and share. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि पढ़ने पढ़ाने की लड़ी टूटे नहीं। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जय सर के साथ। प्लीज वॉच टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 4, हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आइए हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक जय इंस्टीट्यूट द इजीएस्ट लर्निंग ऐप भी है जिसमें आपकी ढेर सारी काम की चीज़ें, इसलिए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे पहले जानते हैं डर्ट के बारे में। डर्ट यानी कि गंदगी, वो मैल जो हमारे और आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स में ऊपर से नीचे तक लगे होते हैं, या फिर हमारे कपड़ों में लगे होते हैं, या फिर हमारे अदर यूजेबल्स में लगे होते हैं। वो डर्ट का नेचर क्या होता है? वो डर्ट बाय नेचर ऑयली होते हैं। नॉट ऑल डर्ट्स, सभी के सभी डर्ट्स नहीं, बट मोस्टली जो डर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ जो डर्ट्स होते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं। और ऑयल का नेचर क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऑयल वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ज्यादातर क्लीनिंग किस चीज से करते हैं? वाटर की मदद से करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वाटर से वही चीज क्लीन आउट हो जाएगी हमारे यूजेबल्स में से जो चीज वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। पर जो चीज वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ वाटर से धो देने से, वाटर से वॉश आउट कर देने से, वाटर से रिंस कर देने से वो चीज कभी भी क्लीन अप नहीं होगी। यानी कि मोस्ट ऑफ जो डर्ट्स हैं हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से, या हमारे क्लोथ से, या फिर हमारे अदर यूजेबल से कभी भी क्लीन अप नहीं होंगे। इसके लिए हमें एक ऐसे सब्सटेंस की जरूरत है जो ऑयली नेचर वाले सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व कर सके, यानी कि डर्ट को अपने में डिसॉल्व कर सके और वो खुद वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तभी वो वाटर की हेल्प से क्लीनिंग कर पाएगा। यानी कि हमारे हर यूजेबल को, हमारे क्लोथिंग्स को, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को वो नीट एंड क्लीन कर पाएगा। ऐसा ही एक सब्सटेंस है, वो है सोप। जाहिर सी बात है, सोप का यूज क्या है? क्लीनिंग का है, आपको पता है। पर सोप का मॉलिक्यूल होता क्या है? सोप का जो मॉलिक्यूल होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है। एक बार फिर आप ध्यान से सुने, सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसका प्रिपरेशन कैसा होता है? इसका प्रिपरेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन। इसका प्रिपरेशन मेथड है सैपोनिफिकेशन। और सैपोनिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, तब जहां एस्टर्स एस्टरिफिकेशन की चर्चा है, ठीक वहीं पर सैपोनिफिकेशन की भी चर्चा है। अगर आप इसके डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड्स पे जो टीचिंग वीडियो है उसको एक बार फिर से आप वॉच आउट करें। आप वहां से फिर लर्न कर पाएंगे कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन।
राइट। तो यहां पर हम सिर्फ इतना जानेंगे कि सोप का जो प्रिपरेशन होता है सैपोनिफिकेशन मेथड से होता है। और अब आगे हम बात करें कि शेप ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल कैसा होता है, यानी कि जब एक सोप का मॉलिक्यूल होता है उसका शेप, आकार कैसा होता है। तो यहां पे आप फिगर है देख रहे हैं, यही है एक सोप मॉलिक्यूल का शेप। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पाएंगे यहां यह एक हेड बना हुआ है और ये पूरा जो है ये उसका टेल है। तो सोप मॉलिक्यूल का जो हेड है वो दरअसल सोडियम आयन होता है या फिर वो पोटेशियम आयन होता है। क्यों सोडियम और पोटेशियम आयन नहीं होगा? अभी मैंने आपको बताया कि सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, या तो वो सोडियम का सॉल्ट है, यानी कि सोप दो तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड्स या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड्स। सॉरी, एक बार फिर से ध्यान से सुने, कुछ स्लिप अप टंग हो रहा है। क्या हो सकता है? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहां पर या तो सोडियम के सॉल्ट्स आ रहे हैं या फिर पोटेशियम के सॉल्ट्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सोप का मॉलिक्यूल तैयार होगा तो उसका एक एंड इस, अगर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से सोप बना है तो उसका एक एंड सोडियम आयन होगा और वो भी सोडियम का कैटआयन ही होगा, क्योंकि सोडियम तो कैटआयन ही बनाता है Na+। और अगर वो सोप पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा तब उसका वन एंड जो होगा वो क्या होगा? K+, यानी कि पोटेशियम का कैटआयन होगा। तो यहां पर जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है उसका हेड या तो वो Na+ यानी कि सोडियम का कैटआयन होता है या फिर K+ यानी कि पोटेशियम का कैटआयन होता है, आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। कौन? उसका हेड। चूंकि ये हेड सोडियम और पोटेशियम का आयन है, कैटआयन है, इसीलिए हेड को हम लोग आयनिक एंड भी बोलते हैं। अब ये जो आयनिक एंड है या फिर जो हेड है सोप मॉलिक्यूल का, वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो आया है वाटर से, ठीक है, और फिलिक मतलब उसको फिल करने वाला, उसको भरने वाला। इसका अर्थ यह हो गया कि हाइड्रोफिलिक एंड मतलब वो एंड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, विच डिसॉल्व्स इन वाटर। इसका अर्थ ये हुआ सोप मॉलिक्यूल का जो हेड है वो आयनिक एंड है। अगर वो सोप सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो उसका हेड सोडियम का कैटआयन होगा, और अगर वह सोप पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो उसका हेड पोटेशियम का कैटआयन होगा। और ये जो आयनिक एंड यानी कि हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है, यानी कि यह वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब हम बात करें कि ये जो आप शेप देख रहे हैं ये सोप मॉलिक्यूल का टेल है। ये क्या है? सोप मॉलिक्यूल का टेल। और ये किस चीज से बना है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या कहता? सोप क्या है? या तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि टेल क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? कार्बन कंपाउंड्स हैं, यानी कि आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि सोप मॉलिक्यूल का जो टेल है वो कार्बन चेन है। और ये टेल यानी कि कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रो आया है वाटर के लिए और फोबिक मतलब डरने वाला। ये वाटर से डरने वाला है, वाटर से डर जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोफोबिक एंड है
ये जो टेल है ये सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि यह वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो कहां डिसॉल्व होगा? यही एंड, यही हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल में डिसॉल्व होगा, यानी कि हर एक उस सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाएगा, हर एक उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा जो ऑयली नेचर का है, क्योंकि यह ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है उसके टू एंड्स हैं, एक हेड है और एक टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो करके वो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है जो ऑयली नेचर का है। और हमको क्लीन क्या करना है? डर्ट को, मैल को क्लीन करना है, या तो अपने बॉडी पार्ट से क्लीन करना है, या फिर अपने क्लोथ से क्लीन करना है, या अपने अदर यूजेबल से क्लीन करना है। और उसमें जो डर्ट है वो ऑयली नेचर का है, यानी कि उसी ऑयली नेचर वाले डर्ट के साथ यह डिसॉल्व होगा, उसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा ये टेल एंड, यानी कि कार्बन चेन वाला एंड। इसका अर्थ यह है कि सोप मॉलिक्यूल हमको क्लीनिंग में हेल्प करेगा, इसीलिए सोप का यूज क्लीनिंग के लिए होता है। यहां लिखा था सोप के यूज में क्लीनिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्लीनिंग कैसे करेगा। क्लीनिंग करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। मिसल का अर्थ क्या है कि जब आप जिस किसी भी चीज को क्लीन करना है, चाहे अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना है या फिर अपने क्लोथ्स को या अदर यूजेबल्स को क्लीन करना है। से फॉर एग्जांपल हमें अपने इस हाथ को क्लीन करना है, राइट? तो जब हम अपने हाथ को वेट करके गीला करके और इसके ऊपर सोप रगड़ेंगे, है ना, तो सोप के मॉलिक्यूल्स हमारे हैंड में आ गए। अब उसको हम अच्छी तरह से जब ऐसे रब करेंगे, सोप को तो एक बार लगा लिया, सोप को हटा दिया, हैंड हमारा वेट है, गीला है। अब हम उसको यूं जब जोर से रगड़ेंगे तो रगड़ने के दौरान क्या होगा? वहां पर इमल्शन पैदा होगा, यानी कि झाग, फेन, जिसको अपने हम लोग देहाती और भोजपुरी भाषा में कहते हैं, तो वो फेन पैदा होगा, वो झाग पैदा होगा, वो इमल्शन पैदा होगा, है ना। और वो जो इमल्शन है, वो जो झाग है, वो जो फेन है, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ मिसल्स, यानी कि बहुत सारे मिसल्स वहां पर तैयार हो चुके हैं। तो ये मिसल्स है क्या? अब यहां समझते हैं मिसल का अर्थ क्या है कि हमारे पाम में या जिस किसी भी चीज को हम क्लीन कर रहे हैं उसमें यहां सेंटर में डर्ट है ना। और डर्ट किस नेचर का है? ऑयली नेचर का है। और हमारे सोप मॉलिक्यूल का जो टेल एंड है, यानी कि कार्बन चेन जो है, वो उसमें डिसॉल्व होता है, उसके साथ स्टिक हो जाता है, यानी कि हर सोप मॉलिक्यूल का जो टेल है वो उस डर्ट के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, राइट। और हर सोप मॉलिक्यूल का जो हेड है, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी कि जो आयनिक एंड है, ये अगर सोप हमारा सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो हेड क्या होगा? Na+ होगा, सोडियम आयन होगा। या अगर हमारा जो सोप बना है वो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो हेड K+ आयन होगा, पोटेशियम के कटियन होगा। तो वो अटैच हो जाएगा किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि हर सोप मॉलिक्यूल का जो टेल है वो अटैच हो रहा है डर्ट से, और उसका जो हेड है वो अटैच हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। डर्ट कहां रहेगा? सेंटर में, इनवर्ड, और वाटर अटैच हो रहा है हेड की तरफ, आउटवर्ड, यानी कि हेड जो है वो आउटवर्ड हो जा रहा है वाटर को लेकर के, और जो टेल है वो इनवर्ड अंदर की तरफ हो जा रहा है डर्ट को लेकर के। अब वाटर, डर्ट और सोप मॉलिक्यूल ये तीनों आपस में जुड़ गए। अब जब हम अपने यूजेबल्स को, अपने क्लोथ को या अपने बॉडी को रिंस आउट करेंगे तो वाटर किधर जाएगा? ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ जाएगा,
वो नीचे की तरफ भी फ्लोट करेगा, है ना, और वाटर फ्लोट करेगा नीचे की तरफ, तो अपने साथ साथ जो सोप मॉलिक्यूल के हेड से अटैच है उनको खींचते हुए लेके जाएगा। और जो सोप मॉलिक्यूल का हेड खींचा के तो अपने टेल को थोड़ा छोड़ेगा, वो अपने टेल को खींच के लेके जाएगा। और उसका टेल किसके साथ अटैच्ड है? डर्ट के साथ अटैच्ड है, तो डर्ट को भी अपने साथ खींच के लेके जाएगा। इस तरीके से वाटर क्या किया, डर्ट को अपने साथ लेकर चला गया और हमारा बॉडी पार्ट या हमारा क्लॉथ या हमारा जो भी यूजेबल जिसको हमने सोप की मदद से क्लीन किया है वो टोटली नीट एंड क्लीन हो गया, सारे डर्ट्स वॉश आउट हो गए। तो ये है क्लीनिंग एक्शन। इस तरीके से हमारा सोप क्लीनिंग करता है। और ये जो चीज एक फॉर्म होता है ये है मिसल, और मिसल 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 मिल करके क्या बना दिए? इमल्शन, यानी कि झाग, फेन बना दिए। यानी कि मिसल से ही इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि जो इमल्शन बना है, वो क्या करता है? उसका नेचर क्या है? इट स्कैटर्स लाइट। वो लाइट को स्कैटर करता है ना? लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है। इसीलिए जो इमल्शन तैयार होता है, यानी कि जो सोप सॉल्यूशन तैयार होता है, उसका कलर कैसा होता है? क्लाउडी, है ना? सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, वो क्लाउडी हो जाता है। अब हम बात करें स्कम फॉर्मेशन के। स्कम क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, है ना? यानी कि एक तरीके से कहें कि वो प्रेसिपिटेट है। हमने चैप्टर 1 में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा था। व्हाट इज प्रेसिपिटेट वहां पर पढ़ा था। तो ठेठ भाषा में अभी के लिए तत्काल अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो किसी सॉल्यूशन में या फिर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो उसके ऊपर फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है। देहाती भाषा में अपना बात करें तो छताइल रहता है, उसके अंदर घुलता मिलता नहीं है, वो होता है प्रेसिपिटेट। तो एस्कम भी एक तरीके का प्रेसिपिटेट ही है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अब ये प्रिपेयर कब होता है? ये कब बनता है एस्कम? जब हम कभी हार्ड वाटर से, मान लीजिए नहा रहे हैं, हम हार्ड वाटर से नहा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि बेचारा ये हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है? हार्ड वाटर हम उस वाटर को कहते हैं जिस वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर हम किस वाटर को कहते हैं? जिस वाटर में या तो कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट्स हैं या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट्स हैं या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। जिस वाटर में, उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं, है ना? यानी कि वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स वाटर में हार्डनेस को क्रिएट करते हैं, हार्डनेस को जन्म देते हैं, हार्डनेस को पैदा करते हैं, हार्डनेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन वाटर। तो जो हार्ड वाटर है, यानी कि वो वाटर जिसमें कैल्शियम या पोटेशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, उस हार्ड वाटर से जब हम नहाते हैं तब क्या होता है कि सोप रब करने पर, साबुन रगड़ने पर जल्दी झाग पैदा नहीं होता, यानी कि जल्दी इमल्शन पैदा नहीं होता, यानी कि जल्दी मिसल्स तैयार नहीं होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? और अधिक और अधिक और अधिक सोप लगाए चले जाते हैं, यानी कि हम सोप का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? इसलिए क्योंकि वहां पर इमल्शन या मिसल्स, फेन, झाग नहीं बन रहा था, ठीक है? इसलिए हम वो लगाते चले जाते हैं। अब लगा तो लिए,
अब जब फिर हम उसको रिंस आउट करते हैं, यानी कि उसको धोते हैं, ऊपर से पानी पर पानी हम गिराए जाते हैं, वाटर गिराए जाते हैं, मग से लेकर, जग से लेकर, या फिर अपने शावर से, झरना से, लेकिन वो जो चीज तैयार हुआ बॉडी के ऊपर साबुन लगाने से, वो अब जल्दी धुल नहीं रहा है। यानी कि देहाती भाषा में कहें, अपना भोजपुरिया भाषा में, तो धोखर नहीं रहा है, धोवाइए नहीं रहा, नहीं धोकर रहा है। कौन नहीं धोकर रहा है? कौन नहीं धो रहा है? वो जो साबुनवा का लेपुआ तैयार हो गया बॉडिया पर, वो नहीं धोकर रहा है। तो वो जो लेपुआ है जो नहीं धोकर रहा है पनिया से, वही है स्कम। वही जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारे बॉडी के ऊपर क्रिएट हो गया, वही है स्कम। वही वाटर में चूंकि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए वो हमारे बॉडी से वॉश आउट नहीं हो रहा है। और उसको वॉश आउट करने के चक्कर में हम काफी देर तक रगड़ रगड़ के बहुत ज्यादा पानी गिरा गिरा करके नहाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह स्कम बना क्यों फॉर्म हुआ हमारे बॉडी के ऊपर? जब हम हार्ड वाटर से नहाए तो हमारा जो सोप है जिससे हम नहाए, वो सोप या तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, या फिर वो सोप पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो इस सोप में जो सोडियम या पोटेशियम के जो सॉल्ट्स हैं, वो इस हार्ड वाटर में जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, उनसे रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद वही वो प्रेसिपिटेट तैयार करता है, यानी कि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस तैयार करता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, जिसका नाम हमने यहां पर रख दिया स्कम। यानी कि तभी स्कम का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम परेशान हो गए थे नहाते वक्त, है ना। अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम निजात कैसे पाए। तो दो ही उपाय हो सकता है। पहला उपाय, या तो हम जब भी हम क्लीनिंग करें किसी भी चीज की, तो वो हार्ड वाटर से नहीं करें, यानी कि उस वाटर से करें जिस वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तभी क्लीनिंग के दौरान मिसेल्स यानी कि इमल्शन यानी कि फेन, झाग इजिली फॉर्म होगा, और वो जिस चीज को भी हम क्लीन कर रहे हैं वो इजिली लेस टाइम में, लेस एफर्ट में, लेस वाटर से क्लीन अप हो जाएगा, कंप्लीटली वॉश अप हो जाएगा। एक वे ये है। दूसरा वे है कि हम कोई ऐसा चीज लें जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन ही ना करे, और ऐसे ही चीज को हमने बना लिया जिसे डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि सोप में जो एक डिसएडवांटेज था या एक लिमिटेशन था कि वो हार्ड वाटर के साथ स्कम का फॉर्मेशन करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमने बना लिया डिटर्जेंट। तो फिर ये डिटर्जेंट क्या है? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यह भी सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, पर किसका सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है? अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। या तो अमोनियम सॉल्ट है या फिर वो सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। और ना तो अमोनियम सॉल्ट ही कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करता है, और ना ही सल्फोनेट सॉल्ट से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करता है। इसका अर्थ है कि जब ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन ही नहीं करता, तो यहां पर हमारी वो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है।
जो प्रॉब्लम वहां आ रही थी, इसका अर्थ है ये हमारे लिए बेटर है। अब वाटर चाहे हार्ड हो या सॉफ्ट हो, यानी कि चाहे वो खारा पानी हो या फिर वो मीठा पानी हो। हार्ड वाटर मीन्स खारा पानी एक तरीके से हम कह सकते हैं, और सॉफ्ट वाटर मीन्स मीठा पानी कह सकते हैं। तो चाहे वो खारा पानी हो या मीठा पानी हो, यानी कि अब हमको वाटर के बारे में सोचना ही नहीं है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो खारा है या मीठा है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो हम क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डिटर्जेंट, वो कभी भी हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके एसएम का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। इसीलिए अब हम टेंशन फ्री हो गए। चलिए, तो इस डिटर्जेंट का इस्तेमाल कहां होता है? इस डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है शैम्पू फॉर्मेशन करने में। हम लोग बालों में शैम्पू करते हैं, वही जब हम साबुन से नहाते हैं तो हमारे बाल में फिर वही स्कम पैदा हो जाएगा। ऐसा क्यों? अरे वैसे ही दुनिया भर के डर्ट बालों में उड़ के पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं, और ऊपर से हम लोग तो अपने हेड को ऑयल भी करते हैं ना, तेल भी लगाते हैं। कई लोग थोड़ा कम तेल लगाते हैं, कुछ लोग ज्यादा तेल लगाते हैं, कुछ लोग पूरा चपोत के लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना। बहुत सारे लोग ढेर सारा तेल ही तेल टपकता है, और कुछ लोग थोड़ा मीडियम लगाते हैं, कुछ लोग कम लगाते हैं, और शायद ही ऐसे कुछ लोग हैं आजकल के फैशनेबल युग में जो बिल्कुल भी तेल नहीं लगाते हैं। लेकिन जो तेल नहीं लगाते हैं उनके सिर में भी डस्ट है, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में चारों तरफ घूम रहे हैं, तो जो भी डस्ट हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सब सिर पे तो पड़ ही रहे हैं। बॉडी तो, हाथ मुंह तो हमेशा धोते रहते हैं, बाल तो हमेशा धोते नहीं रहते, और बाल के बीच बीच में वो फंसे रहते हैं, यानी कि वहां पर ऑयली नेचर वाले सब्सटेंसेस ज्यादा प्रेजेंट हैं। तो वहां पर सोप से तो कम ही बनेगा, इजी क्लीनिंग नहीं होगी। आपको विश्वास नहीं तो आप कभी साबुन से बाल धोकर देखें। लेकिन वही आप जब शैम्पू से धोते हैं तो वहां पर वो स्कम वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि चाहे आपका वाटर चाहे जैसा भी हो, और कितना भी आपने तेल चपुत के लगाया अपने बाल में, और कितनी भी गंदगी क्यों नहीं हो, शैम्पू जो है इजीली इमल्शन पैदा करता है, मिसेस पैदा करता है, और आपके बाल की धुलाई बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल शैम्पू बनाने में होता है। किसका? डिटर्जेंट का। इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट केक यानी कि कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कपड़े भी बहुत अधिक गंदे होते हैं, बहुत अधिक गंदे होते हैं। कुछ लोग तो तेल चपोत के लगाते तो तेल की भी गंदगी होती है, और बाकी जो डस्ट डर्ट पॉल्यूटेंट्स पड़े रहते हैं उसकी भी गंदगी रहती है। तो वहां भी आम सोप जल्दी काम नहीं करेगा, वहां ये काम करेगा, यही इजीली इमल्शन पैदा करेगा। तो डिटर्जेंट केक और डिटर्जेंट पाउडर, जिसको हम लोग ठेठुआ भाषा में सरफ बोलते हैं, चाहे वो कोनो कंपनी के बनल हो, कहते हैं कि सरफ है, नहीं तो वो जो सर्फ है दरअसल डिटर्जेंट पाउडर है, उसको बनाने में भी डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल होता है। तो इसका वैसे नाम भी बता रहा है डिटर्जेंट केक, डिटर्जेंट पाउडर, इसका नाम ही बता रहा है कि उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल हुआ है। पर शैम्पू में तो डिटर्जेंट वर्ड नहीं आया, तो आप जान लीजिए कि शैम्पू भी डिटर्जेंट से ही बना है। तो अब हमारे पास क्लीनिंग एजेंट के रूप में सोप भी है और डिटर्जेंट से बने हुए शैम्पू, डिटर्जेंट केक और डिटर्जेंट पाउडर भी है। यहां पर आज का जो टॉपिक था सोप से डिटर्जेंट, वो फिनिश होता है। और इसी के साथ साथ हमारे साइंस का चैप्टर 4 कार्बोनेटेड कंपाउंड्स भी फिनिश होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्लीट चैप्टर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, आप उसको पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें, हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है आप उसको भी प्रिपेयर करें, हर फिगर में भी आप ध्यान से देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे अंदर बीच में क्या लिखा है, वहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आप देखें। और जितनी भी चीजें प्रैक्टिस की हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, स्ट्रक्चर फॉर्मूले, रिंग्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और उसका यूपीएससी नेम्स, कॉमन नेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हर चीज पर कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन हमने आपको दिया टीचिंग वीडियोस में अपने।
तो हम सभी चीजों पर कंप्लीट कमांड करें। आप बार बार प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को सर्च करें, उनको तब तक देखते रहें जब तक कि आप उन सभी टॉपिक्स पर फुल कमांड नहीं कर लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर पर कंप्लीट कमांड करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरीके से आप कह सकते हैं बैकबोन है, जो आपके फ्यूचर तक, होल लाइफ तक, पीएचडी लेवल तक आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।